हेलो एवरीवन। मैं उमेश पाल आप सभी का आपके अपने चैनल टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो सीटेट क्या मतलब सीटेट, टेट, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ना आता हो और यहाँ से आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस जरूर मिलते हैं। तो हमारे आज टॉपिक का नाम है मनोसामाजिक सिद्धांत, जिसको हम लोग साइको सोशियो प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। चलिए आइए जानते हैं कि ये क्या था। बट एक चीज़ ये भी है कि सभी स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम से पहले, जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो या देंगे आगे, इन सभी टॉपिक्स को 1 बाय 1 करके आप इनको देख लेंगे, पढ़ लेंगे और पढ़ के जाएंगे तो श्योर है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि कोई भी टॉपिक अभी तक जो हमने किया है और आगे जो करेंगे वो आपके सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि सारा डेटा आपको एनसीईआरटी बेस्ड मिलेगा। सभी विद्यार्थियों को आने वाले सभी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए जानते हैं कि आज हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। तो देखिएगा, आज हम लोग मनोसामाजिक सिद्धांत को सीखेंगे और सभी उनके लेवल्स जानेंगे कि एरिक्सन ने कहाँ पर कौन सी चीज़ें बताई थी और किस तरीके की फील होती है हमको, है ना। दूसरी बात ये है कि इस पर आधारित जो क्वेश्चंस बन सकते हैं या बनते हैं, जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी होंगे जिनको आपने नहीं भी सुना होगा, नहीं भी देखा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और बहुत ही मन से पढ़ेंगे। और देखिए, जो विद्यार्थी पूरा वीडियो ठीक से देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, देखिए परीक्षा में उन्हें ही बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सीटेट में या आपके टीचिंग एग्जाम्स में आपका स्कोर अच्छा हो, इसलिए अपनी सीडीपी या पेडागोजी सेक्शन को बहुत मजबूत बनाएं। और अगर आप कंटेंट को ठीक से नहीं पढ़ेंगे, सीधे क्वेश्चन पे बात करेंगे, तो आप रट्टा पद्धति पर काम कर रहे हैं और रट्टा पद्धति से लिमिटेड स्कोर हो सकता है। संभावनाएं होती हैं क्वालिफाई करने की, श्योर शॉट सक्सेस नहीं मिलेगी, ये आप बिल्कुल मन में ठान लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साइको सोशियो प्रिंसिपल क्या है? तो ये जो हमने साइड में एक तस्वीर लगा रखी है, ये एरिक एरिक्सन की है और ये एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा है कि एरिक एरिक्सन मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो वो जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है। आइए, सिंपल क्वेश्चन कभी कभी करता है कि मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो आप नाम बता दीजिएगा। यह सिद्धांत एरिक एरिक्सन द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। ठीक है। एरिक एरिक्सन क्या जानना चाह रहे थे वो देख लीजिएगा। इनका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है। आप समझ रहे ना, बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है, और इसके लिए उन्होंने मानव विकास के कुल 8 चरण बताए हैं। देखिएगा कि व्यक्तिगत पहचान का मीन क्या होता है, आप समझ पा रहे हो? मतलब ये है कि शैशवावस्था में सभी बच्चे एक समान होते हैं, ये हम सब जानते हैं। ठीक है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हमारे इंटरेस्ट, हमारे सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, हमारा मोरल कॉन्सेप्ट, हमारा कॉग्निशन कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके भिन्न होना शुरू हो जाती हैं और हर व्यक्ति समाज में, इस दुनिया में एक अलग पहचान बना लेता है। तो एरिक्सन इसी विषय पर डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है। आप देखते हैं कभी भी दो भाई एक समान सामाजिक स्तर पर नहीं होंगे, दोनों की पहचान अलग होगी, या आवश्यक नहीं होगा कि जो बड़ा हो उसकी पहचान उच्च होगी। कई बार छोटों की पहचान भी उच्च होती है, वो बड़ों की भूमिका में होते हैं। ठीक है। तो आइए जानते हैं इस चीज को और पहला लेवल देखेंगे। जो हमारे जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एरिक्सन थे, उन्होंने
इनिशियल लेवल से ही स्टार्ट किया है और पहला उन्होंने चरण बताया है विश्वास बनाम अविश्वास। ये 0 to 1 ईयर्स की लेवल पर होता है। इसे हम ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। आप देखिएगा इन्होंने इसमें क्या समझाने की कोशिश करी है। कहा है कि जिन बच्चों को माता पिता से उचित प्यार व स्नेह मिलता है, ध्यान दीजिएगा, वो कह रहे हैं कि उचित प्यार व स्नेह की बात कर रहे हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा तो पचा भी नहीं पाएंगे, फिर वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। उनमें विश्वास की भावना विकसित होती है, जिन्हें नहीं मिलता उनमें अविश्वास विकसित होता है। तो आइए देखेंगे, फिर से एक बार इसको पढ़ेंगे। जिन बच्चों को माता पिता से उचित प्यार व स्नेह मिलता है उनमें विश्वास की भावना विकसित होता है, जिन्हें नहीं मिलता उनमें अविश्वास की भावना विकसित होती है। बहुत सिंपल है। क्या है ना कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, मूलतः जो 0 to 1 ईयर्स में होते हैं, ये जिज्ञासा के चलते कई बार वो अपने काम स्वयं करना चाहते हैं या उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और उन क्वेश्चंस को जब वो पेरेंट्स से अपने पूछते हैं तो कई बार पेरेंट्स तो उनको मदद करते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा क्वेश्चन होना शुरू हो जाता है ना, तो जो बड़े होते हैं वो अक्सर डांट लेते हैं कि तू बहुत बोलता है, नालायक है, शैतानी करता है, इतना नहीं बोलना चाहिए, तुम गंदे हो, तमाम ऐसी मतलब शब्दों का वो प्रयोग कर लेते हैं, जिसके कारण उसके अंदर अविश्वास के भाव पैदा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसे लगने लगता है कि क्या मैं गलत क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या मुझे जानने का अधिकार नहीं है, क्या रियली मैं शैतानी कर रहा हूँ। तो अगर उसके संबंध में उसे डांट मिल जाती है तो उसकी क्यूरियोसिटी नष्ट हो जाती है, जिसके चलते उसके दो पक्ष बहुत डैमेज होते हैं। देखिएगा, संवेगात्मक व सामाजिक पक्ष बच्चों का क्या हो जाएगा, यहाँ से कमज़ोर हो जाएगा। आप यहाँ पे एक तस्वीर देख रहे होंगे कि बच्चा अपनी माँ से किस तरीके से चिपका हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अविश्वास की भावना विकसित हो चुकी है। तो मैं एक ही पक्ष यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ। आगे आएंगे, सेकेंड नंबर देखेंगे। सेकेंड नंबर जो एरिक्सन ने बताया उसका नाम था स्वायत्ता बनाम शर्म। 1 to 3 ईयर्स के बीच इसकी एज होती है। ऑटोनमी वर्सेस शेम की बात कर रहे हैं ये। आप देख पा रहे होंगे कि तस्वीर में एक बच्चा है जो बहुत शर्मा रहा है, लज्जा में है, और ऐसा क्यों और कब होता है इसको पढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे। कह रहे हैं कि इस अवस्था में बच्चे अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। मतलब सिंपल है कि अपने कामों को खुद करने की कोशिश करते हैं। स्वायत्ता का मीन होता है स्वयं, मतलब अपने जो डेली यूजेस के काम हैं, डेली रूटीन के जो वर्क काम हैं, है ना, जैसे खाना, शौच, कपड़े पहनना, नहाना, ऐसे तमाम सारे काम वो खुद करना चाहते हैं। भले ही वो ठीक से उसको ना कर पाएँ, बट उनका प्रयास होता है, क्योंकि उनके अंदर स्वायत्ता के भाव होते हैं। दूसरी ओर ऐसा करने से जब उनके माता पिता द्वारा उन्हें रोक दिया जाता है अथवा डांट लिया जाता है तो उनके अंदर लज्जा का भाव भर जाएगा, शेम आ जाएगी, और ये जो शेम होगा वो कहीं ना कहीं फियर का काम करेगा, डर का काम करेगा, जिससे उनके अंदर जो मोटर स्किल होती है वो कहीं ना कहीं नष्ट होगी, कमज़ोर पड़ेगी। मोटर स्किल इन द सेंस ऑफ क्रियात्मक कौशल या काम करने की क्षमता या उत्सुकता जो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, अगले सेगमेंट में आएंगे, अगले लेवल पे आएंगे जहां पर वो क्या कह रहे हैं इस चीज़ को समझेंगे। थर्ड नंबर उन्होंने कहा है कि पहल बनाम अपराध बोध। ये 3 to 5 ईयर्स होता है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की बात कर रहे हैं। एक तस्वीर देख रहे होंगे जिसमें पिताजी अपने बच्चे को डांट लगा रहे हैं। समझेंगे कि बच्चों में अपराध की भावना कहाँ से विकसित होती है, उन चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने जिज्ञासु स्वभाव के चलते उत्साह के फलस्वरूप जब बच्चे किसी काम की पहल करते हैं, इसके विपरीत इन्हें माता पिता द्वारा रोक दिया जाता है, उनमें दोष भाव जन्म लेता है। देखिए, बहुत सिंपल है कि बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उत्साहित होकर के जब वो किसी काम को करने की पहल करते हैं तो काम को स्टार्ट करने से पहले या उसके दौरान यह सुनिश्चित तो नहीं हो जाता है कि काम बिल्कुल ठीक होगा या बच्चा उसमें सफल हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। वो अभी तो काम कर रहा है और काम करने के तरीके और ढंग पर उसका परिणाम निर्भर करता है। लेकिन जनरली होता क्या है कि जब बच्चा पहल तो करता है तो माँ पिता
इस वजह से उसको डांट लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इनसे ये नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट जो होंगे वो नेगेटिव होंगे, इससे नुकसान हो जाएगा। इससे होता क्या है कि उसकी जो जिज्ञासा होती है वो कहीं न कहीं नष्ट हो जाती है। तो बच्चों के अंदर दोष भाव पैदा होने लगते हैं कि मेरी क्या एज नहीं है कि ये सब कुछ करने की। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि छोटे बच्चे ना बड़े-बड़े टास्क लेने की बहुत कोशिश करते हैं, ठीक है? वो बड़ों के द्वारा उन्हें रोक दिया जाता है, अक्सर डाँट दिया जाता है, तो जब बच्चा बड़ा होगा ना तो वो अब टास्क लेने से भी घबराएगा फिर वो। तो जब बच्चा पहल करने से उसको गिल्टी फ़ील होने लगे, तो समझ लीजिएगा उसके अंदर अपराध बोध की भावना विकसित हो चुकी है। इसलिए बच्चों को पहल करने से कभी रोका नहीं जाना चाहिए। जब भी कोई बच्चा कोई काम करे, तो आपको पता है ना कि वो सही हो जाएगा कि गलत हो जाएगा, और सही करवाना है तो उसकी मदद कीजिए, उसकी हेल्प कीजिए। हेल्प करने से उसकी जिज्ञासा और उत्साह नष्ट नहीं होगा और मोटर स्किल डेवलप होगी, ठीक है? चलिए, आई थिंक बात समझ में आपको आ गई होगी और नेक्स्ट लेवल पर आते हैं। अगला लेवल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। देखिएगा इस चीज़ को, समझेंगे हम लोग। परिश्रम बनाम हीनता की बात हो रही है। 6 to 12 ईयर्स एज है इसकी। उत्तर बाल्यावस्था भी आप इसको कह सकते हो। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, आपके मन में भी कभी कभी भाव पैदा हुए होंगे इन्फीरियर होने के। देखिएगा इस तस्वीर में गेटिंग फील इन्फीरियर एक बच्चा बैठा हुआ है जो बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है और कुछ आंतरिक चिंतन में डूबा हुआ है। समझेंगे परिश्रम बनाम हीनता में क्या चीजें समझाई गई हैं, तो देखेंगे क्रियात्मक कौशल विकसित होने के कारण बालक प्रत्येक काम को स्वयं करना चाहता है। एक्चुअली जब उम्र बढ़ेगी तो क्रियात्मक कौशल तो विकसित होगा ही होगा। तो क्रियात्मक कौशल विकसित होने के कारण बालक प्रत्येक काम को स्वयं करना चाहता है, किंतु यदि काम क्षमता से अधिक हो जाएगा तो वो असफल हो जाएगा। भाई ये बात तो सुनिश्चित है, जिससे उसके अंदर हीन भावना घर कर जाती है। ये सभी विद्यार्थियों पर भी लागू होता है। अगर आप क्षमता के अनुकूल काम नहीं लेंगे तो आप एक्चुअली सफल होने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप असफल होने की तैयारी करने लगे हैं। आपको टास्क उतना ही लेना चाहिए जितनी क्षमता हो, या फिर क्षमता को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए अगर आपने टास्क बड़ा ले लिया है तो, ठीक है। सबसे पहले काम को करने से पहले आप अपनी क्षमताओं को पहचाने जरूर। अगर आप नहीं पहचान पाए तो असफल होने की जो रेट्स होंगे वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। आप देखते होंगे कई बार ऐसा भी होता है कि देखिए जो सीटेट का एग्ज़ाम आप देंगे या जो लोग दे चुके हैं, अभी जो हाल ही में रिज़ल्ट आया हुआ है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं। पेपर 2 का रिज़ल्ट लगभग तो 7.5 या 8% ही रहा हुआ है, ठीक है। आप इन चीज़ों को समझिए। क्या उन विद्यार्थियों ने मेहनत नहीं करी जो लोग फेल हो गए हैं? और जितने सारे आगे आगामी एग्जाम में अपीयर होंगे, क्या लोग वहाँ नहीं फेल होंगे? फेल तो होंगे ना। तो नोटिस कीजिएगा कि जब आप परिश्रम करते हैं और उसके बाद आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो आपके अंदर इन्फीरियरिटी आ जाती है, हीनता आ जाती है, और आपको लगता है कि शायद आपके अंदर क्षमताएं नहीं हैं, शायद कहीं ना कहीं कमी रह गई है, क्या एक पात्रता परीक्षा भी हमसे नहीं हो पाएगी, और ऐसे भाव आपके अंदर पैदा होते हैं ना। इसके कारण क्रियात्मक कौशल नष्ट होता है, मतलब नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करने से भी आपको भय लगना शुरू हो जाता है। तो सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले क्षमता को डेवलप करना चाहिए, विकसित करना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुकूल ही काम करना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन्फीरियरिटी के केस में आप ना आए नेक्स्ट एग्जाम में, इसलिए तैयारी को आज से ही शुरू करें, अभी से ही शुरू करें। जनरली स्टूडेंट क्या करता है कि एप्लीकेशन या नोटिफिकेशन आने का वेट करता है। उसमें होता क्या है कि आपको फिर वो टाइम जानते हो सिर्फ रिवीजन का होता है, पढ़ने का नहीं होता है, और वहीं से आप पर भूल होती है, ठीक है। जब काम आपका पढ़ने का है तो पढ़ाई आज से ही क्यों ना शुरू करें। जब मेरा उद्देश्य है कि मैं सीटेट क्वालिफाई करूं अच्छे स्कोर से, तो मैं पढ़ाई आज से क्यों ना करूं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आते हैं, 5 नंबर है आपका पहचान बनाम पहचान भ्रांति। 12 to 18 ईयर्स होती है। आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन की बात हो रही है। इस अवस्था को किशोरावस्था के नाम से भी जाना जाता है। समझेंगे इस चीज़ को क्या है। इसमें बालक अपनी पहचान के प्रति बहुत सचेत होता है। सचेत का मतलब होता है अवेयर होना, जागरूक होना, कॉन्सेंस होना, चेतना में होना,
अतः जीवन का उद्देश्य क्या है इसके लिए उत्सुक होते हैं। यदि सुनिश्चित ना हो तो संदेह हो जाता है। संदेह मीन्स डाउट क्रिएट हो जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। देखिएगा कि यहाँ पर एक तस्वीर लगी हुई है ना, जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक यंग लेडी परेशान है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, वो कहाँ भटक गई है, अभी तक इस आयु तक वो सक्सेस क्यों नहीं हो पाई। तो मतलब कह सकते हो कि अपनी पहचान को लेकर के कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन की स्थिति में है। यह अवस्था मोस्टली किशोरावस्था कहलाती है। ऐसे विचार मोस्टली किशोरावस्था में ही आते हैं। इस चीज़ को एरिक्सन इस तरीके से समझाना चाहते हैं कि देखिए, हर बच्चा अपनी उम्र में अपनी पहचान को बनाने की कोशिश करता है। जीवन में उद्देश्य होते हैं, तो वो खुद से प्रश्न करता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। ऐसे प्रश्न दिमाग में उसके उठते हैं। अगर जीवन में एक निश्चित उद्देश्य ना हुआ तो हम उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे और असफल हो जाएंगे, और आगे चल के हमें अपनी लाइफ को लेकर के कन्फ्यूजन हो जाएगा। जैसे आप देखते होंगे, बहुत सारे विद्यार्थियों से मैं भी मिलता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जैसे बीएड को हटा दिया गया, तो जब भी किसी विद्यार्थी से बात करो तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरा तो लाइफ ही ख़त्म हो गया, बीएड हटा दिया गया, मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए भैया, बीएड को प्राइमरी से हटाया गया है, हतोत्साहित ना हो, उद्देश्य निश्चित कीजिए, फिक्स कीजिए। आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, वहाँ की तैयारियाँ कीजिए, ठीक है। कमज़ोर मत पड़िए, अदरवाइज़ आपका बीएड करना और बीएड के पहले की जो आपकी एकेडमिक तैयारियां थी, पढ़ाई थी, वो तो सब नष्ट हो जाएगी ना। इसका क्या अर्थ हुआ। अगर आपके अंदर ऐसे भाव पैदा हो जाएंगे, आप तो शिक्षक हैं, और शिक्षक के अंदर ऐसे भाव पैदा हो जाएंगे तो बाकी समाज का क्या होगा। तो ये सब चीज़ें नहीं सोचना है। और ये सब इसीलिए क्रिएट होता है क्योंकि आपकी लाइफ में एक फिक्स्ड पर्पस नहीं होता है और आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और सही गाइडेंस जब आपको नहीं मिला होता तो कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूजन की स्टेज में ज़रूर आ जाएंगे, ठीक है। चलते हैं, नेक्स्ट लेवल पे आएंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है आत्मीयता बनाम अलगाव। 20 से 30 वर्ष की बात करी जा रही है। मानव स्वाभाविक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर सभी से घनिष्ठ संबंध बनाता है, किंतु यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो उसमें अलगाव पैदा हो जाता है। समझ लेना, मानव स्वाभाविक रूप से कैसा है, सामाजिक प्राणी हो, समाज में रहकर के सभी से घनिष्ठ संबंध बनाने का प्रयास करता है, लेकिन अगर वो ऐसा करने में असफल हो जाता है तो वो समाज से अलग हो जाएगा, विरत हो जाएगा और इस तरीके से अपने को समाज से अलग कर देगा, बिल्कुल अकेला। और ये एक प्रकार की एंजाइटी होती है जो मेंटल डिसीज के नाम से भी जानी जाती है। इसलिए हर बच्चे का एक उचित सामाजिक विकास होना बहुत आवश्यक है। आप देख रहे होंगे कि आजकल मेंटल डिसीज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। बहुत लोगों को अकेलापन फील होने लगा है। बहुत सारे सुसाइड केस बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। तो ये सब चीज़ें हो ही इसीलिए रही हैं क्योंकि जब आप किसी से जुड़ना चाह रहे हैं और जुड़ने में आप सक्सेस ना हो पाए तो आपके अंदर अलगाव जैसी फीलिंग आने लगती है। दूसरी बात ये भी है कि जब समाज में आप रहते हों और समाज में कभी किसी संकट के समय आपका समाज ने हेल्प नहीं किया है, मदद नहीं करी हो और आपने सभी की लगभग मदद करी होती है, ठीक है, उस दौरान अगर आपको रिवर्स में कुछ मिलता नहीं है, समाज आपकी मदद नहीं करता, तो आपको फील होता है कि इसका मतलब है कि समाज में उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है और समाज से घनिष्ठ संबंध बनाना बिल्कुल गलत था। और इस तरीके से वो समाज से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जबकि हो सकता है कि वहाँ पर कुछ और रीजन्स रहे हों जो उसको समझ में ना आए हों, दिखाई ना दिए हों, ठीक है। इसलिए सभी बच्चों का सामाजिक विकास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो अलगाव के केस में कभी ना पहुंचे। आइसोलेशन एक बहुत ही डेंजर जोन होता है, आप समझ रहे हो ना, बहुत डेंजर जोन है, एक प्रकार की मेंटल डिसीज है। आगे आते हैं, नेक्स्ट 7 नंबर स्टेज है आपका जननात्मकता बनाम स्थिरता। इसको हम 40 to 50 ईयर्स कहेंगे। इस अवस्था में अपनी नई पीढ़ी के उन्नतशील जीवन के बारे में विचार आते हैं, किंतु एक समय बाद इसमें क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। इससे मध्य वयस्कावस्था के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा नोटिस कीजिएगा इस चीज़ को। कई बार उन्होंने पूछा है कि जननात्मकता बनाम स्थिरता का अन्य नाम कौन सा है, मध्य वयस्कावस्था या फिर उसकी एज ग्रुप क्या है, तो आप 40 to 50 या 40 to 60 ईयर्स भी बता सकते हैं, ठीक है। आते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि जननात्मकता बनाम स्थिरता का मतलब होता है कि इस समय व्यक्ति के अंदर अपनी नई पीढ़ी के लिए
उन्नतशील विचार आने शुरू हो जाते हैं ताकि उसका जीवन बहुत ही ठीक हो सके। मतलब जैसे प्राकृतिक संसाधनों को बचाना या प्रॉपर्टीज या संपत्ति को बचाना ताकि अगली पीढ़ी को बहुत ज़्यादा समस्याएं ना हो, और अपने से जो भी हमने प्रोग्रेस करी होती, जो भी हमारी सेविंग्स होती है वो अगली पीढ़ी को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, और यही भाव हम समाज में भी दिखाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं दूसरों की मदद करने में हम लगे होते हैं। तो ये एक प्रकार की जन्मात्मकता हो जाती है। और दूसरी बात है कि एक समय के बाद इसमें क्या आ जाएगी, स्टैग्नेशन हो जाएगी, स्थिरता आ जाएगी। लास्ट स्टेज आते हैं संपूर्णता बनाम निराशा। तो सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। देखिए, संपूर्णता बनाम निराशा जो इनका होता है एडिक्शन का, वो अंतिम पड़ाव है, अंतिम चरण है, और इसको बहुत ज़्यादा वो पूछते हैं। तो संपूर्णता बनाम निराशा जो होती है वो 60 अबव होती है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि वृद्धावस्था में होती है। देखिएगा, इस अवस्था में व्यक्ति का जीवन पूर्णता की ओर होता है, मतलब कंप्लीट हो चुका होता है। व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन को आंशिक व पूर्ण, देखिए आंशिक को पार्शियली बुलाएंगे, भागों में कह सकते हैं, टुकड़ों में कह सकते हो। पूर्ण का मतलब है एक संपूर्ण इकाई, एक यूनिट के रूप में याद करता है। यदि जीवन का अतीत, अतीत का मीन होता है पास्ट, सुखद होता है, प्लेजर से भरा होता है, तो वो खुश होता है। और यदि नहीं तो वो निराश होगा, अंडरएस्टिमेट हो जाएगा। तो देखिएगा, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे ये क्या कहना चाह रहे हैं। एक्चुअली वृद्धावस्था के बारे में ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, वृद्धावस्था जो होती है वो हमारा जीवन का अंतिम पड़ाव होता है ना। और उस अवस्था में हमारे अंदर कुछ ऐसे विचार पैदा होते हैं कि हम अपने जीवन के अतीत को टुकड़ों में या एक साथ याद करते हैं। अगर पूर्व जीवन, मतलब अतीत, हमारा पास्ट बहुत ही सुखद रहा है, बहुत अच्छी अच्छी सक्सेस हमको मिली है, बहुत जीवन में मतलब प्लेजर भरा रहा है, तो हमको आशा होती है और हम प्रसन्नचित होते हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हम फेल हुए होते हैं, अपने जीवन में कुछ खास कर नहीं पाए होते हैं, तो हमको इस अवस्था में आकर के निराशा होती है और हमको चिंता बढ़ जाती है कि हम अपने जीवन में क्यों नहीं कुछ कर पाए। ठीक है, तो ये स्थितियां पैदा होती है। आप देख रहे हैं कि दादाजी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, है ना, और दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं। इसका अर्थ हो गया कि इनका जीवन बहुत ही सुखद रहा है और आज वृद्धावस्था में वो खुद को सुखद या आशावादी समझ रहे हैं। ठीक है, आइए, जो अब आपको करने में मजा आएगा क्योंकि आपने कंटेंट पढ़ लिया, इसलिए आपको उत्तर पता होगा। क्वेश्चन देखेंगे, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? दिया सिंपल है, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, एरिक एरिक्सन। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, ध्यान रखिएगा। और सिद्धांत उन्होंने दिया है मनोसामाजिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जननात्मकता बनाम स्थिरता की आयु कितनी होती? भूले तो नहीं हो? अगर भूले हो तो देख लो, अभी यही हूँ। जननात्मकता बनाम स्थिरता 40 to 50 ईयर्स से। ठीक है, और इसे किस अन्य नाम से जानते हैं? मध्य वयस्कावस्था के नाम से भी जानते हैं। आइए जवाब दीजिए भैया। इसका आंसर बन जाएगा 40 to 50 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, आत्मीयता बनाम अलगाव किस अवस्था में आता है? तो शैशवावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। मैं आपको बता रहा हूँ, आत्मीयता बनाम अलगाव जो होता है वयस्कावस्था में आता है। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, आत्मीयता बनाम अलगाव हम वयस्कावस्था क्यों कह रहे हैं। देखिए ना, इसका जो एज ग्रुप है कितना है? 20 to 30 ईयर्स से। ठीक है, इसमें पिताजी ने आपका विवाह कर दिया होता है और आप एक पारिवारिक गतिविधियों में कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं और मुख्य रूप से आप अपने परिवार का नेतृत्व कर पा रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप समाज से आपको जुड़ने के मौके भी मिलेंगे और इसलिए ये वयस्कावस्था कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मिसिंग होती है। ये उद्दीपन व प्रतिक्रिया की कोई बात नहीं करी गई थी। मतलब वो जानते हो क्या कह रहे हैं? मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? यहाँ जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं ना, वो एरिक्सन के लेवल्स लिखे हुए हैं। तो लेवल देख लो कौन सा उन्होंने नहीं दिया है। तो उद्दीपन व प्रतिक्रिया तो दिया नहीं था, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन दिया नहीं था। उन्होंने क्या दिया है? उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर, जिसको हम लोग कहते थे परिश्रम बनाम हीनता, जिसको हम लोगों ने कहा है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। ठीक है, आपका ये वाला लेवल है, देख लो, फिर मत कहिएगा कि मतलब हमको पता ही नहीं चला क्या था। ये देखिएगा, सॉरी ये नहीं, ये वाला परिश्रम बनाम हीनता 6 to 12 ईयर्स, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, यही था वो उद्यम बनाम परिश्रम हीनता। क्या लिखा था वहाँ पे? ऑप्शन देख लेते हैं जी, उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर।
ये देखिएगा लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही प्यारा है, क्या जवाब इसका दे पाओगे आप? देख लो। एरिक्सन ने जीवन के प्रथम वर्ष को आसक्ति का विकास के लिए महत्वपूर्ण माना है, या विकास की किस अवस्था को निरूपित करता है? तो आपको इसका जवाब 90%, 99% आपको नहीं पता है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वास बनाम अविश्वास की एक घटना होती है, ठीक है, और इसको याद कर लो। संपूर्णता बनाम निराशा तो इसका लास्ट स्टेज था, है ना, 60 अबव थी। तो यहाँ से हमारे आज की क्लास वाइंड अप करेंगे, हम ख़त्म हो रही है। और ये टॉपिक हम लोगों ने बहुत ठीक से पढ़ लिया, होपफुली आपको समझ में भी चीज़ें सब आ गई होंगी, और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी करा दिए। इसका मतलब ये नहीं होगा कि क्वेश्चंस हम आगे कराएंगे नहीं, है ना, बट कंटेंट को बेटा ठीक से पढ़ लो, यहाँ से 1 या 2 नंबर का जरूर मिलेगा। अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आपका प्यार और स्नेह मुझे मिल रहा है और भी मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।